यूनिटी में हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या? परिवहन। देखो परिवहन क्या होता है, पहले हेडिंग लगा लेते हैं। चैप्टर कितना? थर्ड। चैप्टर थर्ड का नाम क्या है? परिवहन। वो लाइट ऑन है, देखो तो पीछे बैठता, थोड़ा ध्यान दो। ऊपर वाला है बच्चों, हाँ थर्ड, जिसका नाम क्या है? परिवहन। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। देखिए बच्चों, परिवहन आपको ऐसे समझोगे कि जैसे मान लो कि किसी एक चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। मान लो कि ए स्थान से हमें बी स्थान तक ले जाना है किसी वस्तु को, तो इसको ले जाने के लिए क्या होना चाहिए? ले जाने के लिए कोई ना कोई इसके लिए कोई यंत्र का इस्तेमाल करना होगा, साइकिल का इस्तेमाल करना होगा, घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करना होगा, बैल भैंस का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ट्रेन का इस्तेमाल करना होगा, या कई अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। तभी हम ए से लेकर चीज़ों को कहाँ लेकर जाएंगे? बी तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको एक स्थान से उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा या ले जाने की जो क्रिया होगी उसी को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? परिवहन। तो क्या सर हमारे शरीर में या पेड़ पौधे में या जंतु में क्या ऐसा परिवहन कुछ दिखाई देता है क्या? बिल्कुल दिखाई देता है बच्चों। कैसे दिखाई देता है समझिए, इसको दो बातों में अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं। भोजन करते हैं तो भोजन के बाद होने वाली जो प्रक्रिया है जैसे पाचन, जब वो पचता है बच्चों तो पचने के बाद वो किसके रूप में मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अम्ल, इसी के रूप में मौजूद रहता है। अब उसको शरीर के अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाना है, शरीर के अन्य कोशिकाओं तक ले जाना है, तो शरीर के अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाने और ले जाने की जो क्रिया होती है बच्चों उसी को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर में गैस का भी परिवहन होता है, यानी शरीर में अगर वायु चाहिए होगा तो हम लोग वायु कहाँ से लेंगे? मुंह से लेते हैं, वो फेफड़े में जाता है। फेफड़े में क्या मौजूद रहता है? कोशिकाएं रहती है फेफड़े की, और वह कोशिकाएं क्या करती है बच्चों? वायु से ऑक्सीजन को सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है, और वो रक्त को भेज देती है, और रक्त पूरे शरीर में हमारे गैस को क्या करता है? पहुंचाता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, यानी हमारे शरीर में धमनियाँ होती है, नसें होती है, जिसमें रक्त का प्रवाह लगातार होता रहता है। हाँ या ना बोलो? और ये धमनियाँ कहाँ जुड़ी रहती है? हमारे हृदय से जुड़ी रहती है, और उस हृदय में क्या मौजूद रहता है? रक्त मौजूद रहता है, और वह रक्त बराबर और लगातार हमेशा जो है बच्चों वो धड़कती रहती है, यानी उनमें दबाव बनता रहता है, जिससे हमारे संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह आसानी से सुचारू रूप से होता है। तो ये भी तो है परिवहन, यानी हृदय भी परिवहन का केंद्र होता है। हमारे शरीर के अंदर में दो तरह की नसें होती है बच्चों, जिसको हम लोग धमनी और सिरा कहते हैं। धमनी और क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सिरा कहते हैं। और जैसे हम लोग किसी रक्त को मापते हैं कि रक्त का चाप कितना है, तो वो धमनी में मापते हैं बच्चों। किस में मापते हैं? धमनी में, यानी धमनी को दबाया जाता है और उसी में देखा जाता है कि हमारा जो हृदय है वो लगभग सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ देखा जाता है। अब ये हो गई हमारे शरीर की बात। तो पेड़ पौधे में सर कैसे होता होगा? तो पेड़ पौधे में बच्चों, पेड़ पौधे को जल कहाँ से मिलता है? जल उसको कहाँ से मिलेगा? तो मिट्टी के अंदर से। खनिज लवण कहाँ से मिलेगा? मिट्टी के अंदर से। अब उस खनिज लवण को और जल को कहाँ तक पहुँचाना है? पत्तियों तक। तो पहुँचाने के लिए कोई तो होगा ना, कोई तो कोशिका होगी, कोई तो ऊतक होगा। तो वह कोशिका या वह ऊतक जो है बच्चों परिवहन ऊतक या परिवहन तंत्र कहलाता है ना। तो परिवहन ऊतक अगर तुमसे बोला जाए तो वह ऊतक होगा जो इन आवश्यक सामग्रियों को एक स्थान से उसके गंतव्य स्थान तक लेकर जाएगा।
वही होगा हमारा क्या बोलो तो परिवहन ऊतक या परिवहन तंत्र। क्लियर बात है। तो पौधों में बच्चों ऐसे ही छोटी छोटी कोशिका में या छोटे प्रकार के पौधे में, जैसे क्लेमाइडोमोनास एक पौधा है, युगलीना एक पौधा है, और छोटे छोटे नीलहरित शैवाल भी है। तो इन पौधों में बच्चों ध्यान में याद रखिएगा, इन छोटे क्लेमाइडोमोनास हो गया या छोटे छोटे शैवाल हो गया या युगलीना हो गया बच्चों, इनमें जो गैसों का हो या भोजन का हो आदान प्रदान, ये विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? विसरण के द्वारा होता है। ये भी सवाल पूछा जाता है, लेकिन बड़े आकार के पौधों में विसरण के द्वारा नहीं होता। सोचो ना, भोजन बना पेट में और शरीर के अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाना तो जरूरी है। शरीर के अन्य कोशिकाओं तक कौन पहुंचा रहा है? रक्त। रक्त के बिना शरीर के अन्य कोशिकाओं तक नहीं जा रहा था। इसी तरह से पौधे में पाया जाता है बच्चों दो तरह के ऊतक, एक है जाइलम ऊतक और एक है फ्लोएम ऊतक। जाइलम ऊतक का काम क्या होता है बच्चों? ये जल एवं खनिज लवणों को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम का है, तो इसीलिए वो परिवहन तंत्र के अंतर्गत में आ गया। फ्लोएम का काम क्या है बच्चों? कि अगर जड़ में कोई चीज बना हुआ है, खाद्य पदार्थ मौजूद है, दरअसल खाद्य पदार्थ बच्चों सुक्रोज के रूप में रहता है। वो सुक्रोज पौधों के एक भाग से दूसरे भाग तक, जड़ से तना, तना से पत्ती या पत्ती से तना, तना से जड़, तो इनमें जो लेकर जाने वाला जो तंत्र होता है बच्चों, यही तो है परिवहन तंत्र। और इसको ले जाता है सुक्रोज को कौन? फ्लोएम। फ्लोएम में बच्चों चालनी नलिकाएं भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? चालनी नलिकाएं भी पाई जाती हैं। और जाइलम में बच्चों इस तरह की नलिकाएं नहीं पाई जाती है, इसमें पाई जाती वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं। ये काफ़ी पतली होती है बच्चों, और यह जो जाइलम की जितनी भी वाहिकाएं वाहिनिकाएं होती है, ये मृत होती है। यानी सबसे बड़ा पॉइंट कि जाइलम के जितने भी कोशिका हैं बच्चों, वो सब के सब मरे हुए होते हैं, यानी मृत होते हैं, उनमें जान नहीं होती है, वो मृत होते हैं जाइलम की। फ्लोएम के सभी ऊतक या कोशिकाएं जीवित होती है। इसीलिए जाइलम में जल और खनिज लवणों का परिवहन होगा, जबकि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन होगा। अगर मान लो एक परिवहन तंत्र को तुम हटा दो, तो क्या इन दोनों में जाइलम या फ्लोएम में किसी को भी हटा सकोगे क्या? अगर हटा दे तो क्या पौधे जीवित रहेंगे? क्या जल के बिना पौधा जीवित रहेगा? खनिज लवण के बिना पौधा जीवित रहेगा? खाद्य पदार्थ के बिना पौधा जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। तो इनका होना अनिवार्य है, जरूरी है। क्लियर हो गई बात को? तो इन्हीं सब चीज़ों को परिवहन में देखा जाएगा। परिवहन क्या होता है बच्चों? परिवहन का मतलब हो जाता है वह तमाम क्रिया, वैसी क्रिया जिसके द्वारा क्या होते हैं बच्चों कि पौधे में आवश्यक पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक, और अनावश्यक पदार्थ भी इसमें बनता है बच्चों। आवश्यक पदार्थ को तो लेके चले गए, लेकिन अनावश्यक पदार्थों को भी, अनावश्यक पदार्थ या इसको जहरीले पदार्थ भी कह सकते हैं, इनको एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने की जो क्रिया होती है, उसी को ही क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इसी को कहेंगे, है ना। तो आवश्यक खाद्य पदार्थ या अनावश्यक खाद्य पदार्थ, आवश्यक मतलब क्या? जिसकी जरूरत उसको है। अनावश्यक खाद्य पदार्थ क्या शरीर में अनावश्यक पदार्थ नहीं बनता है क्या? जिसको अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, नहीं बनता है। रक्त का शुद्धिकरण होता रहता है, वो हमेशा रक्त जो है पानी किसमें, यूरिन में बदलना शुरू कर देता है, तो ये होता रहता है। तो वो अनावश्यक पदार्थ है ना, शरीर से उसको बाहर निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो शरीर से अनावश्यक चीज़ों का बाहर निकलना जरूरी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का जंतु क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का पौधा क्यों ना हो। इन अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, यानी परिवहन का काम आवश्यक पदार्थों को शरीर में रखना और अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, यानी उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना। अब वो कोशिका क्या करेगी? उसको शरीर से बाहर निकाल देगी, काम खत्म। इसी को कहेंगे परिवहन। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पौधों में परिवहन, उसके बाद शुरू करेंगे जंतु में परिवहन। तो परिवहन का पहले कुछ डिफिनेशन लिख लिया करो, लिखो। लिखो।
एक वैसी क्रिया जिसमें जीवों में आवश्यक पदार्थ को एक भाग से दूसरे भाग तक कोशिकाओं द्वारा तथा अनावश्यक पदार्थ को आवश्यक और जहरीले पदार्थ को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है, परिवहन करे। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जीवों में पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने की क्रिया ही परिवहन कहलाती है। परिवहन के लिए देख सकते हैं बच्चों, परिवहन के लिए जिन कोशिका या ऊतकों का के समूह का उपयोग होता है उन्हें सम्मिलित रूप से परिवहन तंत्र कहते हैं। लिख देते हैं बच्चों, सरल या एक कोशिकीय पौधों में परिवहन। लिखेंगे बच्चों कि सरल या एक कोशिकीय पौधे में परिवहन। ऐसे पौधों में परिवहन तंत्र विकसित नहीं होते हैं, ना ही इनमें परिवहन तंत्र विकसित नहीं होते हैं, ना ही इनमें कोशिकाओं का भंडार होता है। इसलिए इस प्रकार के पौधे में विसरण के द्वारा परिवहन होता है। जैसे उदाहरण ले लेंगे, क्ले, माइडो, मोनास, यूग्लिना या छोटे छोटे शैवाल। आवश्यक पदार्थों कर देना, तो आवश्यक पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक कोशिकाओं द्वारा तथा अनावश्यक पदार्थों को एक भाग से अनावश्यक और जहरीले पदार्थों को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है, परिवहन कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग चलेंगे, सरल एक कोशिकीय पौधा हो गया ना बच्चों। जैसे परिवहन में, श्वसन में भी वही काम था, विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, है ना, विसरण के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है किसके द्वारा संभव होगा? विसरण के द्वारा। अब लिख देगा कि निम्नलिखित में किसमें परिवहन विसरण के द्वारा होगा? ऑप्शन लिखा रहेगा, बोलो क्या लिखेंगे? क्लेमाइडोमोनास, क्या बोलो तो यूग्लिना, या फिर छोटे छोटे क्या प्यारे बच्चों? शैवाल। इन सब में जो परिवहन होगा, हम लोग यहाँ भी बात कर रहे हैं बच्चों पौधों का, ध्यान रखिएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ? पौधों का। ठीक इसी प्रकार से बच्चों और जंतुओं में जैसे कि अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, इसमें भी तो परिवहन होगा ना, इसमें भी वही क्रिया के द्वारा होगी। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और लिखते हैं हम लोग पौधों में परिवहन। पौधों में क्या लिखेंगे? हेडिंग लगाएंगे, हैशटैग लगाएंगे ना रे। पौधों में क्या? परिवहन।
पौधों में परिवहन, सवाल डायरेक्ट क्या पूछा जाता है, पौधों में परिवहन किस प्रक्रिया से होता है, किसके द्वारा होता है। तो पौधों में परिवहन कई तरह का, अभी हम लोगों ने देखा बच्चों कि पौधों में परिवहन हम लोगों ने देखा क्या कि जाइलम और क्या फ्लोएम देखें। क्लियर बात है, जाइलम फ्लोएम, ये दिमाग को बैठा लो। उसके बाद में इसमें परिवहन ही नहीं बल्कि परिवहन के अंतर्गत वाष्पोत्सर्जन भी आता है, स्थानांतरण भी आता है। ये चीज़ सवाल डायरेक्टली पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, या पौधों में परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है। तब कैसे बनाएंगे हम लोग, सवाल तो कुछ भी बन सकता है ना कि पौधे के, ध्यान से सुनना सवाल क्या बोल रहे हैं हम, पौधों के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका है, या पौधों के परिवहन में स्थानांतरण की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले पौधों के परिवहन के बारे में जानना होगा हम लोगों को। तो पौधों में परिवहन भिन्न भिन्न चीज़ों का, भिन्न भिन्न पदार्थों का परिवहन भिन्न भिन्न ऊतक या कोशिका करती है, जिसमें से मुख्यतः जाइलम और क्या आता है प्यारे बच्चों, फ्लोएम आता है। तो पौधों में परिवहन के लिए दो ऊतक जिम्मेदार होते हैं, दो ऊतक की जिम्मेवारी दी जाती है, यानी दो गो सिपाही है कि पौधों को, पौधे के सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए कई गो सिपाही, दो गो सिपाही है। एगो का नाम क्या है, जाइलम, दूसरा का नाम क्या है, फ्लोएम। तो दोनों सिपाही को एक ही काम नहीं दिया है, दोनों को अलग अलग काम दिया है। तो दोनों सिपाही में पहला सिपाही जो जाइलम है उसको कौन काम दिया है, उसको बोला है कि तुम जल और खनिज लवण को एकदम उठा करके लेके जाना है, ठीक है। और दूसरा फौजी को क्या दिया है, दूसरा सिपाही को क्या दिया कि खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ में क्या, सुक्रोज, सुक्रोज पौधे का जो खाद्य पदार्थ है बच्चों उसको क्या कहते हैं, सुक्रोज। तो इसको क्या करना, एक भाग से बोला कि तुम लेकर जाओ सुक्रोज को, एगो को क्या बोला ले जाने, जल और खनिज लवण, दूसरे को क्या बोला, सुक्रोज लेकर के जाओ। तो वो लेकर सुक्रोज जाता भी है और सुक्रोज को वापस लाता भी है। लेकिन ये क्या करता है, जाइलम सिर्फ लेकर जाता है, वापस खाली हाथ आता है। समझ में क्या बात, यानी जाएगा जल और खनिज को लेकर और आएगा खाली हाथ। लेकिन ये क्या करेगा, सुक्रोज को लेके जाएगा भी, वहाँ आराम भी करेगा और फिर वहाँ से बोलेगा लाओ सुक्रोज, फिर सुक्रोज को लाएगा भी, यानी ये लाने ले जाने की क्रिया करता रहेगा। इसीलिए बोला जाता है कि फ्लोएम जो होते हैं वो द्विदिशीय गति करता है, यानी ये ले जाने का भी काम करता है और लाने का भी काम करता है। अब सुनो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा कि CO2 चाहिए और H2O चाहिए तब ना हम लोगों का सुक्रोज तैयार होगा। तो पत्तियों को जो H2O प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो ये कैसे प्राप्त होता है बच्चों, तो यही तो है पौधे का परिवहन में क्या होता है, जड़ से जल को लेकर आता है। जल को कौन लेकर के आया बच्चों, जाइलम लेकर के आया। ये जाइलम क्या किया, इसको लेकर के आया। कहाँ से लेकर आया, मिट्टियों से। कहाँ से लेकर आया प्यारे बच्चों, मिट्टियों से। देखो ये हमने पौधा बना दिया, मिट्टियों से जल को लेकर गया, कहाँ तक लेकर गया, पत्तियों तक। क्योंकि पत्तियों में क्या तैयार होता है बच्चों, भोजन तैयार होता है। और पत्तियों में भोजन तैयार होने के लिए क्या जरूरी चाहिए बच्चों, जल चाहिए। तो जल को लेकर जाता है जड़ से कहाँ, पत्तियों तक। क्या पत्तियों से जल को जड़ तक लाएगा क्या, कभी नहीं लाएगा बच्चों, कभी लाएगा ही नहीं। समझ में आ गया बात को। तो वो लाने का काम नहीं करता। लेकिन अब बताओ यहाँ पर क्या तैयार हो गया, भोजन तैयार हो गया। भोजन को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, खाद्य पदार्थ। बिल्कुल सही, खाना भी कहेंगे इसको। यानी ये जो खाद्य पदार्थ तैयार हो गया, अब ये पत्तियों से कहाँ जाएगा, तना, तना से कहाँ, जड़ में जाएगा, ठीक है। और जड़ तक चला गया। अब ये तो काम दिन में होता है, जड़ तक लेकर जाना। लेकिन फिर रात में क्या होगा, यहाँ तो रात में तो ये खाना नहीं बनाता है, रात में तो भूखले रहता है। तो रात में क्या होगा बच्चों, तो फिर जड़ से पत्तियों तक भोजन जाएगा। क्लियर बात है। तो लाएगा भी और लेकर जाएगा भी। तो कौन लाएगा ले जाएगा रे, फ्लोएम। अब समझ में क्लियर हुआ कि नहीं बात। तो बताओ किसकी कोशिका जीवित होती है, जाइलम की कि फ्लोएम की, हाँ फ्लोएम की। चलिए लिखा जाए बच्चों, लिखो अब। लिखा जाएगा, पौधों में आवश्यक पदार्थ
उपापचयी ऐसे लिख दो, पौधों में उपापचयी। पानी पिलाओ रे, पहले पानी पिएंगे, वहीं ऑफिस में होगा बोतल दे जा, लिखो आगे बढ़ो। हाँ, उपापचयी मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसमें श्वसन भी हो रहा है, पाचन भी हो रहा है। जब श्वसन पाचन सम्मिलित रूप से हो जाता है तो क्या तैयार होगा? एनर्जी तैयार होगा ना। तो इसी बोल रहा है कि जो प्रक्रिया में श्वसन भी हो रहा है, पाचन भी हो रहा है, एनर्जी बन रहा है, तो उसी प्रक्रिया को ही सम्मिलित रूप से उपापचयी कहते हैं। इसको मेटाबॉलिक कहते हैं बच्चों, बस समझ जाना, सम्मिलित रूप होता है। उपापचयी मतलब क्या बच्चों? एनर्जी जो तैयार होता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा एनर्जी तैयार होता है। एनर्जी क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब चीज़ जो तैयार होता है उसी को उपापचयी क्रिया कहते हैं। पौधों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप और इसी समय आवश्यक पदार्थ भी बनते हैं। आवश्यक पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक तथा अनावश्यक पदार्थों को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया ही पौधों में परिवहन कहलाती है। पौधों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप आवश्यक पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक तथा अनावश्यक पदार्थों को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया ही पौधों में परिवहन कहलाती है। पहुंचने की क्रिया, पहुंचाने को छोड़ो, पहुंचने की क्रिया ही पौधों में परिवहन कहलाती है। पौधों में परिवहन के लिए प्यारे बच्चों लिखेंगे, इसके परिवहन के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं। इसके परिवहन के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन है बच्चों? जाइलम है। जाइलम को ही दारू कहते हैं बच्चों, याद आया कुछ? हाँ, जाइलम। दूसरा क्या हुआ जी? कहे लगा था? चल पीछे बैठ जा, पुट। सब सेंट पेंट काहे लगाता है रे? पीछे जाके बैठो, गंद करता है। दो जगह दो बैठने के लिए। नदीम के बगल में बैठो, पूरा एकदम। रात भर जगता है क्या तुमरे? माथा दर्द करता है। यहाँ जानते हो ना, यहाँ पर सब एकदम नॉर्मल होके ही आता है। जरा सा भी सेंट आता है तो टेंशन होने लगता है। एक बार हुआ क्या, स्कूल में एक छोटा सा बच्चा एकदम हिमगंगे। अच्छा, फ्लोएम को क्या नाम बोला जाता है बोलो तो? बता दो। फ्लोएम या बास्ट, याद आया? हाँ, फ्लोएम ना, PHLOEM, फ्लोएम। चलिए, तो इसके परिवहन के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। पहला है जाइलम या दारू कहो इसको, फ्लोएम या बास्ट कहो। कभी कभी एग्जाम में बोल देगा दारू क्या है, लिख के आ जाएगा वह नशीला पदार्थ जिसे पी लेने के बाद लोग अपने होशवास को खो बैठते हैं, ठीक ना। और वो मतलब लगता है उन्हें कि स्वर्ग में कोई उसको लेकर चल रहा है, ठीक ना। तो इसे ही हम लोग दारू कहते हैं। गलत बात बच्चों, दारू एक क्या है? ऊतक है, जो इसको क्या नाम दिया गया है? जाइलम। ये हकीकत बात है। डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें, जाइलम क्या है, या बोल देगा दारू क्या है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, जाइलम इसको हिंदी में बोला जाता है दारू,
इंग्लिश बोला जाता है जाइलम। क्लियर बात है, अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। काहे रे, मन कर जाता है का? चलो, जाइलम या अच्छा लो, जाइलम में लिखो खाली, ठीक है। जाइलम तो जाइलम में बच्चों किस तरह की कोशिकाएं पाई जाएगी उसका हम कुछ नक्शा बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, इसका अनुप्रस्थ काट बना दिए और देखो ये चक्री नुमा इस तरह का, देखो हाँ इस तरह। तो बच्चों ये कहलाएगा वाहिका। देखो सुनो यहाँ पर, जब जाइलम को अनुप्रस्थ काट देखा गया माइक्रोस्कोप से, तब देखा क्या कि एक बेलनाकार इस तरह की नली होती है और यह जो है इस तरह का, इसमें प्लेट टाइप का ऐसा पाया जाता है, प्लेट टाइप का पाया जाता है ऐसा, या नहीं तो उसको ऐसा नली दिखाई देता है जो ऊपर की ओर चढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये ऊपर की ओर चढ़ रही है, इसका मतलब जल ऊपर की ओर जा रहा है। जल कहाँ जा रहा है? नीचे से, अरे कहाँ जा रहा है? नीचे से कहाँ? ऊपर की ओर जा रहा है। एक नली नहीं लग रहा है, एक नली की तरह है जो क्या कर रहा है, ऊपर की ओर इसको लेकर जा रहा है। ये हो गया वाहिका और ये हो गया वाहिनिकाएं। तो याद रखना, वाहिका और वाहिनिकाएं ये दोनों का दोनों किसका बात है बच्चों? जाइलम का ही गप है दोनों। तो जाइलम में दो चीज़ पाया जाता है, क्या बोलो तो? वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। क्लियर हो गया? वाहिकाएं और वाहिनिकाएं किस में पाई जाती है बच्चों? जाइलम में पाई जाती है। तो जाइलम बोला जाएगा बच्चों क्या? अगर तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा जाइलम क्या, तो बोलेंगे क्या? वह संवहन ऊतक, बोलो क्या? वह संवहन ऊतक जिसकी कोशिकाएं मृत होती है, जो जल एवं खनिज लवणों का परिवहन एक भाग से दूसरे भाग तक करता है। कुछ लोग यहाँ पर सो गए थे, उनको जगाना भी है। देखे, यही होता है, रट्टा मार विद्यार्थी, जो लिखा हुआ रटते चला जा रहा है। सही है कि गलत है कुछ नहीं। चलो ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो जाइलम का मतलब लिखा जाएगा वैसा, अब लिखो वैसा संवहन, ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, ध्यान में रखना। वैसा संवहन ऊतक जिनकी कोशिकाएं बोला जाए क्या होती है? हाँ, जिनकी कोशिकाएं मृत होती है एवं जो जल एवं खनिज लवणों का, जल एवं क्या बच्चों? हाँ, खनिज लवणों का परिवहन जड़ से पत्तियों तक, जड़ से तना से होते हुए, डायरेक्ट जड़ से पत्ती पहुंचा देगा रे, तना भी आएगा बीच में, जड़ से तना से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाता है, जाइलम कहलाता है। ठीक है बच्चों, यही तो मेन पॉइंट हो गया कि इनकी कोशिकाएं जीवित होती है कि मृत होती है? क्या होगा? मृत होती है। लिखेंगे जाइलम में वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं पाई जाती है, जो इनमें मुख्य भूमिका अदा करती है। चलो हो गया, लिख लो। जाइलम के बाद क्या आएगा बच्चों? फ्लोएम। और लिख सकते हैं बच्चों, जाइलम एक दिशीय गति संपन्न करता है। जाइलम इतना ठो गप लिख देना है, दिशीय गति संपन्न करता है। चलिए अब दूसरा आ जाता है प्यारे बच्चों, क्या?
फ्लोएम। लिखा जाएगा बच्चों वैसा संवहन ऊतक जिसकी कोशिकाएं क्या होगी प्यारे बच्चों, जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है एवं जो खाद्य पदार्थों में कौन आ जाएगा बच्चों, बोले थे सुक्रोज। खाद्य पदार्थों यानी सुक्रोज को पत्तियों से जड़ एवं जड़ से पत्तियों तक, जड़ तना एवं पत्तियों तक, जड़ तना एवं पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। सुनो, जाइलम में जो है इस तरह का फिगर बना देना, ऐसा दुठो जाइलम वाला में, ठीक है। थोड़ा फिगर बना देगा ना, ये वाला दुगो किताब में भी दिया हुआ होगा फिगर, है ना दिया बाजी, वो फिगर को बना लीजिएगा, ठीक है, ज़रूरी है। क्या हुआ, कोई दिक्कत? और थोड़ा सा जगह छोड़ देगा तो क्या आपत्ति है रे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जाइलम में पाया जाता है बच्चों, इसमें पाया जाएगा आपका चालनी नलिकाएं। हाँ, इस ऊतक में चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है और यह द्विदिश से गति करता है, ठीक है बच्चों। एक सवाल हम देते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें, सवाल यही है हमारा। आज का सवाल है जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। इनमें समानताएं भी देना है तुम लोगों को। अंतर कैसे स्पष्ट करेगा, समानताएं उसके बाद और विषमताओं के अनुसार, समानताएं और विषमताओं के अनुसार तुम्हें इसका डिफिनेशन देना, अंतर बैठाना है। देखते हैं कैसे करते हो तुम। किताबें से छाप लेगा ऐसा थोड़ी होगा, कुछ तो परिवर्तन देंगे ना जी। चलो ठीक, किताब देखिए। देखो सुनो, ये जो ऑक्सीडेशन होता है, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, इसको उपचयन भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। और जो रिडक्शन होता है, अवकरण कहेंगे, ये कहलाता क्या है बच्चों, अपचयन। कभी कभी सवाल यही भी पूछ देता, उपचयन क्या है, अपचयन क्या है, ठीक है। ये ऑक्सीकरण हुआ, ये क्या हुआ, अवकरण। ऑक्सीकरण तो समझिए गए, ऑक्सीजन मिला,
अवकरण जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला, यही कहलाएगा। दिमाग में रख लेना इस चीज़ को, ठीक है। कभी भी कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। चलिए लिखा जाए बच्चों, हेडिंग दिया जाए हैशटैग पौधों में पदार्थों का परिवहन। हल्ला नहीं करो। पौधों में पदार्थों का परिवहन, पौधों में पदार्थों का परिवहन। हम लोगों ने अभी देखा जाइलम और फ्लोएम ऊतक ही उत्तरदायी होता है पौधों में परिवहन के लिए। लिखा जाएगा बच्चों कि पौधों में परिवहन के लिए, पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए दो प्रक्रियाएं होती है। नंबर 1 स्थानांतरण, ठीक है, और नंबर 2 वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। एक हो गया स्थानांतरण, दूसरा हो जाता है क्या, वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है बच्चों, और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? इससे पहले ये समझो, हमने पढ़ा बच्चों जल, और एक क्या पढ़ा, खनिज लवण, है ना। इन दोनों को ही ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है, ठीक है। तो जल का बताए थे बच्चों, जड़ से कहाँ तक जाता है, पत्तियों तक। जड़ से कहाँ तक, पत्तियों तक। तो ध्यान से सुनना बच्चों, ज़रा सा देख लो एक बार, सुनो ध्यान से। आपके जैसे किताबों में इस तरह से बनाया गया, ऐसे खंड खंड नुमा आकार का, इस तरह से यहाँ पर आपको, है ना, इस तरह से बनाना नहीं है आप लोगों को, सिर्फ यहाँ समझाने के लिए हम बना रहे हैं। बस उसको खाली देखते चले जाओ तुम, है ना, देखते चले जाओ, ठीक है। समझ लो बच्चों, ये जो है सबका सब एक कोशिका है। क्या है, कोशिका। ये संरचना बना रहे हैं, कोशिका है। ये यहाँ से यहाँ तक ये जड़ की कोशिका है बच्चों। किसकी, जड़ की कोशिका है ये, ठीक है। और ये कोशिका यहाँ पर आ गया, और यहाँ आ जाएगा बच्चों किसकी, तना की कोशिका। किसकी कोशिका है, तना की कोशिका, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर हम तुमसे ये कहें कि छाल, पौधे में जो पाया जाता है छाल, वही जाइलम है, तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि छाल ही जाइलम होता है बच्चों। और छाल जो है वो मरा हुआ होता है, मृत होता है। जिस पौधे का छाल मृत है, मतलब क्या तुमको वो छाल दिखाई दे रहा है, सूखा है, तो दरअसल वो सूखा नहीं है बच्चों, उसकी प्रकृति ही है मरी हुई, इसलिए वो जाइलम है। क्लियर बात है। अब सुनिए, अगर आप एक पुराने पौधे से सारा छाल हटा दीजिएगा तो पौधा मर जाएगा। मत करो इतना अत्याचार कि पौधा मर जाए, है ना। तो पौधा मरेगा कैसे, पूरे छाल को तुम क्या कर लिया, हटा दिया, तो पौधा क्या होगा, मर जाएगा, क्लियर, मर जाएगा। अब समझो, यहाँ पर, यहाँ है बच्चों मूल रोम, ये जड़ है, ठीक है, ये तुम्हारा जड़ है। ये हो जाता है प्यारे बच्चों मिट्टी के कण। क्या है, मिट्टी के कण। हम लोगों को पता है जल कहाँ पाया जाता है, मिट्टी के कणों के बीच, मिट्टी के कण। और एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, जहाँ पौधा है मतलब वहाँ की मिट्टी में जल है, और जहाँ पौधा ही नहीं वहाँ के मिट्टी में कोई जल मौजूद नहीं है। इस बार बच्चों इतना टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या हो रहा है, जो बागमती नदी है बच्चों, वो नदी सूख चुकी है, ठीक है, नदी भी सूख रहा है। दिन प्रतिदिन नदियों का जो लेवल हो रहा है पानी का, वो स्तर घटता चला जा रहा है। और पानी का, ज़मीन का जो पानी में ज़मीन की जो स्तर होती है वो भी धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। तब ना इतना किसान परेशान हो रहा है। खेतों में पानी कैसे पटाओगे, बोरिंग तो लगा के ना पटाते हैं, हम लोग बोरिंग लगा के पटाते हैं। तो अब क्या हुआ, पानी का लेवल नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो पानी जो
1 घंटा में जितना लीटर पानी आता था अब तो उतना लीटर नहीं आएगा पानी की कमी होती जा रही है। तो ये टेम्परेचर सभी चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि जो न सिर्फ मनुष्य ही इससे परेशान है, ऐसा नहीं है। अब पानी का लेवल नीचे जाएगा तो पौधे भी धीरे धीरे मरने लगेंगे। मकई को पानी चाहिए ही चाहिए। अभी जो खेती बाड़ी हो रहा है, जितनी भी धान होते हैं बच्चों, वो लोग तो औरों परेशान है, पानी देते देते थक जा रहा है। तो वो पानी देगा कहाँ से? भूमिगत जल का प्रयोग करके बोरिंग से पानी निकालेगा। अब बोरिंग में भी पानी नहीं है तो वो कहाँ से पानी लाएगा? तो इसी वजह से बच्चों हर किसान परेशान है इन्हीं चीज़ों से। इसीलिए कई जगह में देख रहे हो क्या भगवान से मांगा जा रहा है, ईश्वर अल्लाह से मांगा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी बारिश हो, जल्दी से जल्दी बारिश हो, लेकिन अभी तक कोई बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। तो बारिश होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, नहीं तो हमारा जो ये कोसी नदी है ये भी सूख जाएगी, है ना। किसी को सूखते, कोई नदी को सूखते देर नहीं लगे। बहुत कम हो चुका है पानी का स्तर बहुत कम हो गया। और एक बात बता दें, जिस दिन ये कोसी नदी का पानी सूख गया उस दिन तुम्हारे घर से किसी के ट्यूबवेल से पानी नहीं निकलेगा, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। तो इसीलिए इसको बचाना भी है हम लोगों को, है ना। पानी सूखना नहीं चाहिए। नदियों का पानी सूखने से, सुनो, नदियों का पानी सूखने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो नदियों का पानी सूखने से जो है बच्चों इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? तो उस एरिया में जितने भी लोग मौजूद है, जितना भी गांव बसा हुआ है, उन लोगों को जो पानी मिलती है बच्चों उसी के प्रवाह से ही मिलता है। नदी में जल है तभी हम लोगों को 30 फीट 40 फीट के नीचे में पानी मिल जाता है। अगर नदी नहीं रहता बच्चों तो नहीं मिलता आपको जल, नहीं मिलता। उम्मीदें नहीं था जल मिलने का, कोई चांस नहीं था। तो इसीलिए नदी में जल का रहना बहुत ज़रूरी है। जल कम होगा, जल का लेवल घटेगा तो खेतों में उसका भी लेवल घटेगा, पैदावार घटेगा, सुखाड़ की स्थिति आ जाएगी, पौधे मरने लगेंगे। अब पौधे मरने लगेंगे तो मनुष्य कहीं ना कहीं से इफेक्ट होगा ना, किसान इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसीलिए पानी का होना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि तुम लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए तुम लोगों को कुछ नहीं करना होगा। हर दिन रात्रि के समय जो है ईश्वर से दुआ करके सोना होगा कि आज अच्छी बारिश हो जाए। पता नहीं किसकी दुआ कब सुन ली जाएगी, कौन जानता है। तो जिस दिन बारिश हो गया समझ लो तुम्हारी दुआ सुन ली गई है, और नहीं हुआ मतलब अभी तक अर्जी लगा हुआ पेंडिंग में है, पहुंचा ही नहीं है। ये हकीकत बात है बच्चों। ये क्लाइमेट चेंज होना कटिहार में कभी भी, ये 15 साल के बाद का रिकॉर्ड टूटा है, 11 साल के बाद, ये 11 साल के बाद रिकॉर्ड टूटा इतनी गर्मी होने का। पारा 42 डिग्री सेल्सियस आना कोई आसान बात नहीं है। ये गया में होती थी इतनी गर्मी, कटिहार में गर्मी इतना कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया पिछले 11 साल में। यानी जब तुम 2 साल 3 साल का बच्चा हुआ करता था और हम लोग बूढ़े हुआ, मतलब हम लोग, ठीक है, समझ लो बात को। चलो, तो उस समय जो है इतना पारा को रिकॉर्ड किया गया था, इतना पारा रिकॉर्ड था। लेकिन अभी देख लो फिर से आ गया वही माहौल। तो कहीं ना कहीं हम लोग तो जिम्मेदार हैं ही इसका, मनुष्य तो जिम्मेदार पूरा है ही। लेकिन अब मनुष्य कर भी क्या सकता? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो मनुष्य कुछ भी कर देता है, बस उसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाए, काम खत्म नहीं हो जाए। लोग कहते हैं क्या कि एसी लगा लेने से समस्या का समाधान हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप रूम के अंदर या घर के अंदर थोड़ी रहिएगा, बाहर तो निकलना ही है, बाहर तो आना ही है। उस समय की गर्मी कौन झेलेगा, है ना। तो अगर मौसम क्लाइमेट देखो कल से कितना साफ़ हो गया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, माहौल भी थोड़ा सा ठीक हो गया, तो अच्छा भी लग रहा है। लोग अब किसी एक जगह में बैठ कर के थोड़ा देर रह भी सकते हैं, नहीं तो ऐसी गर्मी लगता है शरीर लहरने लगता है, बर्दाश्त नहीं करता है। और हम लोग गरीब जैसे लोग क्या कर सकते हैं? एसी है ही नहीं, क्या एसी नहीं है रे, क्या करेंगे? हाँ, गर्मियों में रहते हैं। तुम लोग के साथ में तो हम भी ना रहते हैं, गर्मियों में रहते हैं। हमको याद है कोचिंग जब पढ़ाते थे हम लोग तो एल्वेस्टर में भी पढ़ाए थे हम और लखन सर। जब आते थे तो एल्वेस्टर में यही सोच के आते थे कि अब भट्टी में घुसना है तब के वहाँ से निकलना है, समझे। एल्वेस्टर में इतनी गर्मी लगती थी बच्चों, एल्वेस्टर इतना ऊंचा था, ठीक है,
यहाँ से एल्वेस्टर ऐसे लगा हुआ था पूरा वहाँ तक, तो बहुत ज़्यादा मतलब हीट लगता था, गर्मी लगता था, तो हम लोग जाते थे सूखा सूखा और वहाँ से भीग के ही निकलते थे बाहर, इतना हालत ख़राब होता था। तो भी बच्चे पढ़ा करते थे, क्योंकि वो देखते थे ना सर खुद ही गर्मी में रह रहे हैं, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक ना। अगर सर को शौक रहता वो खुद ही ठंडा में रहते, है ना। तो इसीलिए बच्चों समय समय की बात है, अब आप लोग अच्छे जगह पर हो, अब ठंडा थोड़ा सा मौसम है। जब एक छत नहीं था तो और ज़्यादा हीट लगता था, अब छत डबल हो गया है तो हीट थोड़ा कम हो गया, अगले साल उससे ऊपर हो जाएगा और कम हो जाएगा, नहीं होगा, क्या करेंगे, ये सब करना मजबूरी है। चलो जल्दी बच्चों, जल्दी एकदम एकदम बेझिझक। तो ये सब मजबूरी ही कराता है, ऐसा व्यवस्था मजबूरी ही कराता है। पंखा लगाना ये मजबूरी, अब एसी भी लग जाएगा तो वो भी मजबूरी होगा, है ना। तो कारण है ना गर्मी के कारण ऐसा हो रहा है। क्या सही बोले ना। चलिए बच्चों आते हैं हम लोग हमारे टॉपिक पर, जल और खनिज लवण, जड़ की कोशिका। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जल के कण से जल को रिसाव हुआ, ये रिश्ता है बच्चों। ये देखो एक ही प्रकार का दिखा रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे रिस के यहाँ जमा हुआ, फिर ये रिसा इस तरह से अपने चारों ओर आसपास में जो जाइलम वाली कोशिका था, जो जाइलम वाली कोशिका था, सब में पानी का यानी जल और खनिज लवण का परिवहन होने लगा। तो ध्यान से सुनना बच्चों, जल का परिवहन और खनिज लवण का परिवहन कैसे हो जाता है। देखो खनिज लवणों का जो परिवहन होता है पौधे में बच्चों, तो वो आयनों के रूप में होता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। पौधों में खनिज लवणों का परिवहन आयनों के फॉर्म में होता है, आयनों के रूप में होता है। क्लियर बात है। जल का तो जैसे रिसाव हो रहा है वो तो होगा ही, लेकिन खनिज लवण उसके साथ साथ जाना चाहता है। तो खनिज लवण क्योंकि वो भी एक विलयन की तरह होता है, तो वो भी जल के साथ जाना चाहता है। तो जल के साथ जाने के लिए वो जमा जो होगा वो किसके रूप में जमा होगा बच्चों, आयनों के रूप में। किसके रूप में, आयनों के रूप में, ठीक है। अब सुनिए स्थानांतरण क्या है। आइए हमारे टॉपिक पर जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। स्थानांतरण का मतलब होता है जल, खनिज लवण एवं आवश्यक जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका अधिक ऊंचाई तक, यानी जड़ से कहाँ तक, पत्तियों तक, अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह रख दो, काम खत्म, यही तो स्थानांतरण हुआ। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है और इसके क्या आवश्यकताएं होती है, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, बनाना डिफिनेशन आप लोगों को होगा इसका आगे का। वाष्पोत्सर्जन का काम क्या होता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, पौधे अपने वाष्पशील जगहों से, अपने वाष्पशील स्थानों से क्या करते हैं, वाष्पशील द्रवों को उत्सर्जित करते हैं। तो उत्सर्जित मतलब क्या, जैसे जल को उत्सर्जन करना। जल का बच्चों पौधे मात्र 10% भाग ही उपयोग करता है, बाकी 90% भाप बना के उड़ा देता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, 90% वाष्प बन के उड़ जाता है। कहा यह जाता है कि ये वाष्प कितना बनाता है कि कोई पौधा जो है अपने भार का, अपने आयु में अपने भार का करीबन 1000 गुना जल को ये उत्सर्जित कर देता है। अपने भार का 1000 गुना जल को क्या करता है, ये उत्सर्जित कर देता है। यहाँ तक कि बच्चों क्या बोला जाएगा इसमें कि कोई भी पौधा, जैसे अगर मान लो कि हम लोग एक मकई के पौधे की रिकॉर्ड लें, तो मकई का पौधा जो है बच्चों 3 से 4 लीटर क्या करता है, वाष्प के रूप में उत्सर्जित करता है। हमारा सवाल ये है बच्चों, क्या सभी के सभी पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल करते हैं, सभी पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। ये करना उनको जरूरी है। क्यों? वाष्पोत्सर्जन सहायता करता है बच्चों जल को अपने स्थान तक ले जाने में। सपोज करो कि आपने एक चिराग जलाया है, अलादीन का चिराग, ठीक है, इसमें एक फीता लगा दिया, बोलो हाँ, और यहाँ पर तेल भर दिए। अब यह चिराग के इस भाग में आग लग गया, लगा। अब क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ से तेल धीरे धीरे रिसते हुए ऊपर जा रहा है, जा रहा है ना रिसते हुए।
अब यहाँ पर अगर मान लो रिसा हुआ यहाँ तेल, यहाँ देखो हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पर तेल आती है, वो भाप बनकर उड़ जाता है, यानी आग लगकर वो उड़ते चला जाता है, बार बार आती है, बार बार उड़ रहा है, बार बार आती है, बार बार उड़ रहा है। तो इसी तरह से पौधे में होता है कि जब वो जल को ले लेता है जाइलम, तो वो बार बार पत्तियों तक पहुंचता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, पत्तियों तक पहुंचता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, बार बार ऐसा होता है। यानी कि मतलब 90% जल वो वाष्प के रूप में उड़ा देता है और 10% जल का उपयोग करता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, मात्र 10%, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल भी तो चाहिए। क्लियर बात है? तो यही है वाष्पोत्सर्जन। क्लियर बात है? दोनों के बारे में हम बता दिए हैं। आप लोगों को इन दोनों का डिफिनेशन अच्छा से खूबसूरत तरीके से तैयार करके हमको चेक कराना है। रहने दीजिए यहाँ तक, आज के लिए इतना है। Yeah.